नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम वकील साहब में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान हिना ज़ुबैर। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम वकील साहब ख़ास तौर पर उन तमाम लोगों के लिए है, अपने उन तमाम नाज़रीन के लिए है जो कि किसी कानूनी कशमकश का शिकार हैं, किसी कानूनी मसले का हल चाहते हैं, मशवरा चाहते हैं। तो हमारा ये ख़ास प्लेटफॉर्म आपके लिए है। आपको करना बस ये है कि आप हमें कॉल करें। हमारे साथ एक लीगल एक्सपर्ट मौजूद रहेंगे जो कि आपके तमाम तर सवालों के जवाब देंगे। उसके बाद आप अपने जो वकील हैं या फिर अपने लोकल मकामी तौर पर जो आपके भी कोई भी वकील हो, उनसे फिर आप पेशरफ्त कर सकते हैं। यहाँ से आपको राय मिल जाएगी, मशवरा मिल जाएगा। तो चलिए अपने प्रोग्राम की हम शुरुआत करेंगे। हम आपका तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं बहुत ही ख़ास मेहमान। हमारे साथ मौजूद हैं बॉम्बे हाई कोर्ट से एडवोकेट आसिफ नकवी साहब। आसिफ नकवी साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे आपका अपने ख़ास प्रोग्राम वकील साहब में। जी शुक्रिया। नाज़रीन, आज हम बहुत ही ख़ास, बहुत ही सेंसिटिव, हसास मौजू पर बात करेंगे, पॉक्सो एक्ट। आखिर ये क्या है, और सबसे अहम बात ये कि इस एक्ट में क्या कुछ तब्दीलियां की गई हैं, किस तरह से वक्त को देखते हुए इस एक्ट को और मजबूत बनाया गया है। चलिए हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। एडवोकेट आसिफ नकवी साहब, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि पॉक्सो एक्ट है क्या? ये पॉक्सो एक्ट ये 2012 में लाया गया था। ये प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस के लिए बनाया गया था, खास करके क्योंकि बच्चे लोग पे जो ये होता था, एक्सप्लॉयटेशन होता था, हैरेसमेंट होता था, उनके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट होता था, वो पहले पता नहीं चलता था। लेकिन बाद में इस कानून की ज़रूरत पड़ी क्योंकि ये सब बच्चों के ऊपर जब होने लगा, जब मालूमात पढ़ने लगी कि ऐसा ऐसा बच्चों के साथ होता है गलत, तो उसके लिए कानून की ज़रूरत है। तो इसलिए पॉक्सो एक्ट लाया गया 2012 में। जी तो नाज़रीन, जी बिलो 18 ईयर्स जो रहते हैं उनके साथ जो जुल्म होता है जी, उसकी कंप्लेंट, शिकायत वो पुलिस स्टेशन में दर्ज करा के एफआईआर दर्ज होती है पॉक्सो एक्ट में। जी बिल्कुल। वकील साहब, इस सिलसिले में हम आपसे लगातार जो है वो रहनुमाई हासिल करते रहेंगे, क्योंकि हालिया दिनों में हमने देखा है कि जो छोटे बच्चे हैं उन पर जिनसी तशद्दुद के वाक़यात लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो कि पूरे समाज के लिए बाइसे तशवीश हैं। नाज़रीन, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, कुछ भी आप पूछना चाहें तो ये प्लेटफॉर्म ख़ास आपके लिए है। हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। सिर्फ आपसे यही दरख्वास्त है कि जब आप हमें कॉल करें तो पहले तो अपने टीवी की आवाज़ बंद कर दें। उसके बाद जो भी आपका क्वेश्चन है, जो भी आपका सवाल है, वो अगर आप सिंपल करें, यानी जो आपको पूछना है टू द पॉइंट अगर आप करेंगे तो वकील साहब तक आपकी बात बासानी पहुंच जाएगी। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे ये प्रोग्राम लगातार जारी है। अब हम वकील साहब आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये एक्ट बहुत ही ख़ास इन मायनों में माना जा रहा है क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि बच्चों के ख़िलाफ़ इस तरह के वाक़यात जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। और क्या इसका ख़ास जुडिशल जो प्रोसेस है, किस तरह का इसका ख़ास किन बातों का इसमें ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चों का जहन बहुत ही मासूम होता है, उन्हें दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसके लिए क्या कुछ ख़ास कानून में? जी, ये जो पॉक्सो एक्ट है वो बच्चे लोग को ध्यान में रख के बनाया गया है। तो एक्ट जो है, ये जो बच्चे लोग रहते हैं, उन लोग, ये जो बच्चे रहते हैं ये बड़े मासूम रहते हैं, इनको पता नहीं रहता है अच्छा और बुरा इसके बारे में, गुड टच, बैड टच। तो इसकी समझ, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। माँ बाप को ये सब चीज़ बतानी चाहिए कि आपको कोई अगर ऐसे छुए तो ये बैड टच होता है, अच्छा टच क्या होता है, उसकी पहचान होना बहुत ज़रूरी है। जब तक बच्चा ये नहीं जान पाएगा उनके साथ क्या हो रहा है, ये अच्छा टच है या बैड टच है, जब तक इसकी मालूमात नहीं होगी वो कन्वे नहीं कर पाएगा। बच्चा छोटा रहता है, उसको नहीं पता कि क्या हो रहा है उसके साथ, लेकिन उसके साथ बहुत बुरा भी हो सकता है। इसलिए उसकी पहचान, बच्चों को भी थोड़ा इसके बारे में इल्म देना बहुत ज़रूरी है। उनसे बातचीत करना कि अगर उनके साथ कुछ ऐसा हो रहा है उसकी बात वो उन तक बताए, तो ये चीज़ सब रोकी जा सकती है। जी, और वकील साहब आप नहीं कर पाते छोटे होते। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि बच्चे अपनी बात नहीं कर सकते हैं। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ख़ास तौर पर हमारे जो मेल चाइल्ड हैं, जो हमारे बच्चे हैं,
उनमें भी इस तरह के वाक़यात लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ जिनसी तशद्दुद के वाक़यात बेहद तशवीशनाक हद तक बढ़ते जा रहे हैं, उस पर भी इस एक्ट में ख़ास ध्यान दिया गया है। इस पर हम बातचीत जारी रखेंगे। फ़िलहाल हम रुख करेंगे हमारे अपने पहले कॉलर का और उनसे जानेंगे कि आखिर वो क्या पूछना चाहते हैं। हेलो 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 जी, आप अपना नाम बताइए और सवाल करिए। नाम मेरा जाहिदा। सवाल करिए। सवाल क्या नहीं, मेरे शौहर दूसरी जो मई। आपकी आवाज़ बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही है, आप बराए मेहरबानी थोड़ा क्लियर बात करेंगी? हमारे हस्बैंड, हेलो जी जी, हमारे हस्बैंड का वो आपकी आवाज़, आपकी बात बिल्कुल भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाई है। बराए मेहरबानी आप दोबारा हमें कॉल करने की कोशिश करिए। तो नाज़रीन, जब आप हमें कॉल करें तो आप अपने टीवी की आवाज़ तो बिल्कुल बंद कर ही दें, साथ ही साथ जहाँ पर सिग्नल हो वहाँ से अगर आप हमें कॉल करेंगे तो आपकी बात जो है वो वकील साहब तक पहुँच पाएगी। बात करने की हम कोशिश करेंगे अपने एक और कॉलर से। हेलो हेलो जी जी, हाँ जी, हेलो, हम ये मालूम चाहते हैं। हेलो जी, अपना नाम बताइए सर, कहाँ से कॉल किया, सवाल करिए। हाँ, मैं राजिन नबी है, धामपुर से बोल रहे हैं सर। धामपुर से जी। हाँ जी सर, हमारा ये मामला है कि जैसे हमारी वालिद की जायदाद है और हमारे वालिद साहब एक्सपायर हो गए हैं, तो उनकी जो प्रॉपर्टी है बेचना चाहें और लड़की भी है 2-3 तो भाई भी हैं, तो उसमें जो है लड़की को क्या हिस्सा मिलेगा, बराबर का मिलेगा या तिहाई मिलेगा? वकील साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो आपसे कुछ पूछना चाहेंगे। वकील साहब, आप इनसे कुछ पूछना चाहेंगे? वह इनकी वालिदैन की जायदाद है, वालिद का इंतकाल हो चुका है, प्रॉपर्टी के ताल्लुक से अब ये जानना चाहते हैं कि बहनों को किस हिसाब से हिस्सा दिया जाए। वो शरीक के हिसाब से दिया जाता है। अगर मेल चाइल्ड है, जैसे भाई हुआ, ये सब लोग को ज़्यादा मतलब 50% मिलता है, और जो अगर वुमेन रहेगी तो 1/3 मिलता है उनको, क्वार्टर मिलता है, क्वार्टर 25%। जी, बहुत शुक्रिया आपका भी, और हमें कॉल करने के लिए अपने नाज़रीन का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। बात करने की कोशिश करेंगे अपने एक और कॉलर से। हेलो हेलो, तो नाज़रीन, आप हमें लगातार कॉल कर सकते हैं। चलिए, हमारे साथ वकील साहब भी मौजूद हैं, उनसे हम बेहद ज़रूरी आज जानकारी जो है हासिल कर रहे हैं, ख़ास तौर पर उन तमाम नाज़रीन के लिए जो कि जानना चाहते हैं कि आखिर पॉक्सो एक्ट है क्या। वकील साहब, आपसे हम ये बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ ख़ास तौर पर समाज में ये देखा जा रहा है कि हमारे जो मेल चाइल्ड हैं वो भी कहीं ना कहीं जिनसी तशद्दुद का जो सेक्शुअल असॉल्ट है, सेक्शुअल हैरेसमेंट है, इसका शिकार होते नज़र आ रहे हैं। उन बच्चों का इस एक्ट में ख़ास तौर पर ख्याल रखा गया है। क्या कुछ इसके बारे में मज़ीद जानकारी आप हमारे नाज़रीन तक पहुंचाना चाहेंगे? जी हाँ, मेल चाइल्ड का भी ध्यान रखा गया। बच्चे जो 18 साल के नीचे हैं वो सबको इसमें कवर किया गया, भले कोई भी हो। बिलो 18 ईयर्स जो चाइल्ड है, जिसके साथ भी अगर ऐसा कुछ होगा उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया है। अभी इसके लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाई गई है जो इस मामलों को देखती है, और इसकी सुनवाई बहुत जल्दी होती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जैसे आप देखे होंगे, कानूनी कार्रवाई को टाइम लगता है, ये सब केसेस में फास्ट ट्रैक में कोर्ट में मैटर्स चलते हैं और ज़्यादा जल्दी डिस्पोजल होता है। जी, बहुत ज़्यादा ध्यान रखा था, ये सब बच्चों के मामलों में ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। जजेस लोग को भी इसकी ट्रेनिंग दी जाती है, पुलिस वालों को कैसे बच्चों लोग को डील करना है उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। जी सर। बच्चे हैं, ताकि कोर्ट में आके उनका जो वो है कॉन्फिडेंस लूज नहीं हो जाए, उनसे एकदम ऐसा तर्क जैसा माहौल दिया जाता है ताकि उनको परेशानी नहीं हो, कुछ भी बताने में दिक्कत नहीं हो, वो खुल के बात कर सके अपनी। जी सर। और जो कुछ उनके साथ हुआ है बता सके। जी, तो सब चीज़ का ध्यान रखा जाता है इसमें। जी, वकील साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, ख़ास तौर पर हम ये भी देख रहे हैं कि ऐसे मामलात में इन बातों का ख़ास ध्यान रखा जाता है कि बच्चे की जो आइडेंटिटी है या उसका नाम या उसकी तस्वीर जो है वो ख़ास तौर पर ज़ाहिर ना हो। इसके लिए भी इस कानून में क्या कुछ ख़ास कहा गया है?
जी, इसमें पॉक्सो एक्ट में उसमें सेक्शन दिया गया है जिसमें इसको मना किया गया है कि विक्टिम की जो आइडेंटिटी है उसको डिस्क्लोज की नहीं जाएगी, और कोई भी ऐसा करता है तो वो भी उसमें ऑफेंस में शामिल हो जाएगा, वो भी एक ऑफेंस बनता है इसमें। जी जी तो आइडेंटिटी एकदम डिस्क्लोज नहीं हो सकती बच्चे की, उसका नाम कहीं यूज नहीं किया जा सकता, जी जी कहीं भी आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, और ये बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि जाहिर सी बात है कि बच्चों का जहन जो है वो बहुत ही मासूम होता है, वो हालात को भी नहीं समझते हैं और किसी तरह की उनको आगे दिक्कतों का साइकोलॉजिकल सामना ना करना पड़े, इसलिए इस एक्ट में कुछ ख़ास बातों का ध्यान रखा गया है। इसी के ताल्लुक़ से हम लगातार जानकारी हासिल कर रहे हैं। चलिए बात करने की कोशिश करेंगे अपने अगले कॉलर से। हेलो हेलो हेलो, तो नाज़रीन आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और लगातार हम अपने वकील साहब से बात कर रहे हैं ख़ास तौर पर पॉक्सो एक्ट के बारे में। सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या कुछ ख़ास टाइम लिमिट का भी इस तरह के मुकदमात में ख़ास ख्याल रखा जाता है कि जल्द से जल्द इन मुकदमात का निपटारा किया जा सके? जी जी, इसमें स्पेशल कोर्ट असाइन की गई और इनको डायरेक्शंस दिया गया है कि इसको जल्दी जल्दी चलाया जाए। ज़्यादा टाइम नहीं देती है कोर्ट इसमें, जैसे दूसरे मामले चलते वैसे बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया जाता है। फौरन इसके जैसे विटनेस आ गया, फौरन उसको ले लिया, बिल्कुल भी डिले नहीं होता है। अगर मतलब 3 साल के अंदर मेरे हिसाब से अगर कोई केस चला होगा पॉक्सो में तो 3 साल के अंदर इसका फैसला हो जाता है। जी बिल्कुल, तो चलिए बात करने की कोशिश करते हैं अपने एक और कॉलर से। हेलो 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 हेलो, हेलो, हाँ मैडम, सलाम अलैकुम। अपना नाम बताइए और सवाल करिए। सर, कश्मीर से बोल रहा हूँ। नाम बताइए, सवाल करिए। गुलाम कादिर। जी, सवाल करिए। हाँ, सवाल ये मैंने उसको अपनी बीवी को तलाक दिया। हेलो, सवाल करिए और टीवी की आवाज बिल्कुल बंद कर दीजिए वरना आपकी कॉल कट जाएगी। मैंने तलाक दिया आपके जरिए। मैंने तलाक दिया, अपनी बीवी को भेज दिया आपके जरिए। वो मानता नहीं, वो बोलता 50 लाख दे दो सबको। कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है। हाँ, ये बोलता है मुझे 50 लाख दे दो। कोई बोलता है तारीख जी 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 जी, यानी आपके केस का जो है वो निपटारा, आपके केस का निपटारा नहीं हो पा रहा है। अब आप चाहते हैं कि इस मामले में जल्द से जल्द कुछ कानूनी कार्रवाई की जाए। कानूनी कार्रवाई तो अदालत में चल रहा है। कानूनी कार्रवाई आप चाहते क्या हैं वो बताइए। वो खुला मैंने उसको दिया, भेज दिया। आप चाहते क्या हैं सर वो बताइए यहाँ पर। खुला हाँ, वो आ नहीं सकती, वो खुला। मैं उसको मैंने बोला खुला दे दो। ये मानता नहीं खुला। अब क्या कर दूँ मैं, अब मैं क्या करूँगा। वकील साहब, आप इनसे कुछ पूछना चाहेंगे? ना मानते नहीं। उसकी माँ ने उसको दे चुके हैं कि क्या किया है? खुला दे चुके हैं आप? खुलानामा दे चुके हैं आप? हेलो, हाँ जी, हेलो, आपने खुला दिया है अपनी? डाक के जरिए। हेलो, डाक के जरिए। हाँ, तो अभी उन्होंने कौन सा केस डाला है आपके ऊपर? दे दिया। क्या डोमेस्टिक वायलेंस डाला है, क्या मेंटेनेंस डाला है आपके ऊपर? उन्होंने डोमेस्टिक को क्या मानता नहीं, क्या करूँगा। आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है क्योंकि टीवी की आवाज भी वहां पर लगातार हमें उसकी बाज़गर जो है वो सुनाई दे रही है। हमें बहुत ही माजरत के साथ आपकी कॉल जो है वो कट करवाना पड़ेगी और इसीलिए अपने तमाम नाजरीन से बार बार यही दरख्वास्त की जाती है कि जब वो हमें कॉल करें तो अपने टीवी की आवाज़ बंद कर दें। वो क्या मसले का हल क्या चाहते हैं वो फौरी तौर पर अगर हमारे वकील साहब से पूछेंगे तो फिर इस तरह से वक्त उनका भी ज़ाय नहीं होगा। चलिए अपने अगले कॉलर से बात करेंगे। हेलो हेलो
हाँ जी सर। हेलो, अपना नाम बताइए हेलो। सर और सवाल करिए। मैं जम्मू से बोल रहा हूँ साहब। सवाल करिए। सवाल मेरा क्या है कि जो पीएम मोदी ने जो रूल बनाया था 3 तलाक का एक्ट जो पास किया है उसके बारे में पूछना चाहते हैं सर। तो हमारे जो बेटी की पुलिस तलाकें दे रही है, पुलिस के पास जाते हैं, हमारी पुलिस को कार्रवाई करती, कोर्ट को कार्रवाई करें, हमें रास्ता बताए कि हम क्या करें। उसकी 3 तलाक उसने घर से भेज दी, हमारे डाक में भेज दी है और हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है। कहते हैं कि मोदी ने जो बिल पास किया है इसमें आपको कोई तलाक नहीं दे सकता, तलाक भी उसने वो दे दिया, उसमें कुछ भी नहीं, हमारी कोई सुनाई नहीं, कोई कुछ नहीं है। आप अपना नाम बताएंगे सर? मेरा नाम रफीक है, मैं बड़ी गाँव जम्मू से बोल रहा हूँ। जी वकील साहब कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं नहीं, ये क्या बात कर रहे हैं वो तो समझ में ही नहीं आ रहा जी क्या जी इनके जी ठीक क्वेश्चन है। क्या है? हमारी जो बिल पास किया था इस वक्त हम अपने नाज़रीन को एक अहम खबर दे दें। साबिक मरकजी वजीर बाबुल सुप्रियो टीएमसी में शामिल हो गए हैं। हम आपको बताएं कि अभिषेक बनर्जी और डेरिक ओब्रायन ने बाबुल सुप्रियो का टीएमसी में खैर मकदम किया है। नाज़रीन आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही साबिक मरकजी वजीर बाबुल सुप्रियो ने बीजेपी छोड़ी थी और अब ये अहम खबर कि वो टीएमसी में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। तो बेहद अहम खबर इस वक्त की सियासत से जुड़ी हुई और सबसे अहम ये कि अभिषेक बनर्जी और डेरिक ओब्रायन बेहद अहम टीएमसी के 2 नाम जिन्होंने बाबुल सुप्रियो का टीएमसी में खैर मकदम किया है। तो सियासत की बेहद अहम खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। किस तरह से लगातार हालात बदलते जा रहे हैं। अब से कुछ दिन पहले ही हमको याद है कि बाबुल सुप्रियो ने बीजेपी की रुकनीत से इस्तीफा दिया था। उसके बाद उनका आगे क्या इरादा है इस बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था, कुछ भी नहीं बताया था और अब ये अहम खबर कि उन्होंने दीदी का साथ थाम लिया है। साबिक मरकजी वजीर बाबुल सुप्रियो जो कि लगातार अपने बयानात के लिए भी सुर्खियों में रहे हैं। जब वो बीजेपी में थे किस तरह से उन्होंने पूरे इलेक्शन में हमने देखा था, जो इलेक्शन हुआ था मगरबी बंगाल में उसमें भी हमने लगातार देखा था कि किस तरह से बाबुल सुप्रियो की जानिब से लगातार बयानात का सिलसिला जारी रहा था। उसके बाद बहुत ही ड्रामाई अंदाज में उन्होंने अब से कुछ दिन पहले ही बीजेपी की रुकनीत से इस्तीफा दे दिया था, बीजेपी छोड़ दी थी और आज की ये सबसे अहम खबर कि टीएमसी में बाबुल सुप्रियो शामिल हो गए हैं। और जाहिर सी बात है कि इस मौके पर अभिषेक बनर्जी और डेरिक ओब्रायन ने उनका खैर मकदम किया है और ये भी लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से कई लीडरान, कई सियासी चेहरे टीएमसी में शामिल होते जा रहे हैं। तो सियासत की दुनिया से इस वक्त की सबसे अहम खबर अपने बयानात के लिए मशहूर साबिक मरकजी वजीर बाबुल सुप्रियो ने टीएमसी का हाथ थाम लिया है, टीएमसी में वो शामिल हो गए हैं। तो तस्वीरें अपनी कहानी खुद बयान कर रही हैं। कितने पुरजोश पुरतपाक अंदाज में बाबुल सुप्रियो का खैर मकदम किया गया टीएमसी में। तो नाज़रीन लगातार अहम खबरों से भी हम आपको रूबरू करवा रहे हैं और हमारे साथ हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान लीगल एक्सपर्ट वकील साहब भी मौजूद हैं जिनसे लगातार हम सवाल भी कर रहे हैं। नाज़रीन आपसे लगातार यही दरख्वास्त है कि जब आप हमें कॉल करें तो बराए मेहरबानी टीवी की आवाज़ बंद कर दें और अपना सवाल जो है वो मुख्तसर करें। आप क्या जानना चाहते हैं वो अगर आप आसान अल्फाज में करेंगे तो फिर वकील साहब तक आपकी बात भी पहुँच पाएगी। बात करने की कोशिश करेंगे अपने एक और कॉलर से। हेलो हेलो। हाँ मैडम। सर आप अपना नाम बताइए और सवाल करिए। सवाल अभी क्या था, एक सवाल किया था अभी गुलाम कादिर ने।
आपसे सवाल किया था। सवाल दोहराइए अपना। जी, आप क्या जानना चाहते हैं? आप अपना सवाल दोहराइए। मैं उसका सवाल रिपीट करना चाहता हूँ। आपको समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे समझ में आया उसका सवाल। हाँ मैडम, सवाल करूँ मैं उसका? बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। तो नाज़रीन, हमारा ये प्रोग्राम वकील साहब यहाँ पर चल रहा है। अगर कुछ कानूनी बात आप जानना चाहते हैं तो आप हमें यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। वकील साहब, जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जो बच्चों के लिए जिनसी तशद्दुद लगातार बढ़ता जा रहा है, ख़ासतौर पर चूँकि आप भी इस प्रोफेशन में इतने अरसे से रहे हैं, आपने भी देखा होगा कि जो हमारे ऑर्फनेज हैं या फिर जो हॉस्टल्स हैं, वहाँ पर इस तरह के जो वाक़यात हैं वो बेहद ज़्यादा देखने में आए और उसके बाद ही इस एक्ट की ज़रूरत बेहद शिद्दत से महसूस की गई। वकील साहब जी, हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी वकील साहब, हमने आपसे ये सवाल किया था कि ख़ास तौर पर हमने देखा कि जो अभी जो हालात रहे हैं, ख़ास तौर पर जो ऑर्फनेज है या फिर हॉस्टल्स में बच्चों के साथ इस तरह के हालात लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए इस एक्ट की बेहद अहम ज़रूरत वक्त के हिसाब से। जी जी जी, बिल्कुल। ये सब जैसे अभी ऑर्फनेज हो गया जहाँ पे बच्चे रहते हैं, ठीक है, उनकी देखभाल, देख रेख, कहीं भी उसका मिसयूज जहाँ पे हुआ है, और यहाँ पे ज़्यादा मिसयूज हुआ है जहाँ पे ये सब बच्चे रहते हैं, जैसे ऑर्फनेज हुआ, तो यहाँ के बॉम्बे में भी, महाराष्ट्र में भी हुआ है, दूसरी जगह भी हुआ है मिसयूज का। इसके वजह से ये कानून लाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जो ट्रस्ट जो रहता है बच्चे लोग का, वहाँ से जब टूट जाता है, जो बच्चे कुछ नहीं कर पाते, उनके सुनने वाला कोई नहीं होता, तो इनको बचाने के लिए एक्ट की ज़रूरत थी और जो लाया गया फिर। जी बिल्कुल बिल्कुल, इस पर लगातार हमारी बातचीत भी जारी रहेगी, बात करने की कोशिश करेंगे अपने एक और कॉलर से। हेलो हेलो। हेलो जी, अपना नाम बताइए और सवाल करिए। हाँ, मेरा नाम जियाउल है, मैं बेंगलोर से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि मैंने किसी साहब को 2 लाख रुपया दिया था जमीन खरीदने के लिए, और उसके लिए स्टाम्प पेपर पर मजमून भी बना था और एक गवाह भी था, लेकिन जब लिखने की बारी आई रजिस्ट्री करने के लिए, तो वो आजकल करके बहुत दिन खींच के ले गए। तो हमको डाउट हुआ, तो फिर मैंने सोचा, मैं बोला कि हमारा पैसा वापस कर दीजिए, तो उसके लिए टाइम लिए थे, लेकिन 8 साल का अरसा गुजर गया, अभी तक न पैसा मिल रहा है न जमीन। पैसा देने के लिए बोलते हैं कि हाँ हम दे देंगे, लेकिन बहुत दिन हो गया नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए कानून में जानना चाहता हूं। आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या इतने अरसे के बीच में 8 साल का अरसा गुजर गया, क्या आपने कुछ कानूनी कार्रवाई की? न, मैंने नहीं किया। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं बेंगलोर में रहता हूँ, ये मामला रांची का है, तो अगर कोर्ट में मुकदमा दायर करते हैं तो आना जाना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि अगर हम कोर्ट में जाते हैं तो क्या मुआवजा के साथ मिल सकता है पैसा? वकील साहब, आप कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं, आपने जो जमीन का जो पैसा दिया था, कहाँ दिया था? रांची में दिया था कि जहाँ आप रह रहे हो वहाँ? हेलो सर, आपसे सवाल वकील साहब ने किया है कि ये पैसे का जो लेन देन हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था? हाँ, ये स्टाम्प पेपर पर था, एक गवाह भी है। ये कहाँ पर हुआ था, बेंगलुरु में या फिर रांची में? नहीं, रांची में। ये मामला रांची का ही है। मैं बेंगलोर में काम करता हूँ, मैं रांची का रहने वाला हूँ, तो ये रांची का ही मामला है। हाँ, तो आप पुलिस स्टेशन गए थे ये चीज बताने को? नहीं, कहीं नहीं गए हैं अभी तक। क्यों बोले, तो वो बार बार पैसा देने के लिए बोल रहा था कि नहीं दे देंगे, लॉकडाउन वगैरह हो गया, तो मैं भी इंसानियत के नाम पर सोचा कि चलो पैसा मिल जाएगा, लेकिन वो नहीं दे रहा है, आजकल कर रहा है। तो 8 साल का अर्सा गुजर गया, तो क्या मैं अभी कोर्ट जा सकता हूँ? वो पेपर का वैल्यू रहेगा? कंप्लेंट बोल के कि भाई जो हमको वादा किया गया था ये टाइम पे देने का, उन्होंने कंटिन्यू नहीं किया है, वो दे नहीं रहे, खाली टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है? हाँ। वो ग्राउंड पे आप उधर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करिए, 420 का केस बनेगा। अच्छा, कोर्ट में मतलब जा करके नहीं होगा ना, पुलिस स्टेशन में जाना पड़ेगा? आपके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखत में दीजिए, सब डॉक्यूमेंट्स लगाइए, आपने लेन देन कैसा किया, कहाँ किया, कौन गवाह थे, कितना पैसा दिया, किस जमीन का आपका वो डीलिंग हुई थी, वो सब आप उसमें डालिए बराबर से, आपका केस बनेगा 420 का, और पुलिस लेगी तो पैसा भी आ जाएंगे आपके।
जी, तो बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए, और आप अपने करीब में जाकर कानूनी तौर पर भी इस मसले का हल ढूंढ सकते हैं। आपको तो ब्रेक के बाद प्रोग्राम वकील साहब में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं बॉम्बे हाई कोर्ट से एडवोकेट आसिफ नकवी साहब। वकील साहब, जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं और अभी हमने देखा कि इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद भी इन्होंने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करी है, इस पर हम बात करेंगे। फिलहाल हम बात करने की कोशिश करेंगे अपने अगले कॉलर से। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, अपना नाम बताइए, कहाँ से कॉल किया और सवाल करिए। मेरा मोहम्मद हारून है, पतंजलि से बात कर रहा हूँ, हैदराबाद। जी, अपना सवाल करिए। मेरा सवाल ये था, एक प्लाट खरीदी थी 2002 में, उसका रजिस्ट्रेशन 2002 में हुआ था मेरे को। उससे कबल 3 लीग डॉक्यूमेंट भी है, लेकिन वो पहले ओनर वाला केस डालिए, उनकी लड़की शायद, वो केस चल रहा है। आप क्या जानना चाहते हैं, मुख्तसर से पूछिए। मुख्तसर ये है कि वो अभी जो तीसरे जो फर्स्ट पार्टी थी, उसका जो परचेज किए थे उनका डेट हो गया था, तो एक माँ और 2 बेटे मेरे को बेटे से प्लाट है। अभी एक बेटी को हिस्सा नहीं मिला बल्कि वो केस कर रही है 2002 से, अभी चल रहा है, अभी हाईकोर्ट में जरगौर है, अभी चल रहा है। उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ आगे, उसके लिए कुछ आपकी आवाज बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही है, आप थोड़ा जोर से बात करेंगे सर। जी, मेरे को इस ताल्लुक से कुछ मदद मिल जाए इधर से तो कुछ होगा आगे। आपकी आवाज बिल्कुल भी यहाँ पर क्लियर नहीं आ रही है वकील साहब। वकील साहब, आपको इनका सवाल समझ में आया? कुछ प्रॉपर्टी के ताल्लुक से है शायद। हाँ, इन्होंने कुछ प्रॉपर्टी खरीदी है, किससे? माँ से खरीदी है ऐसा बता रहे हैं। फ्लैट खरीदा है। जी जी। और तो बेटे ने केस किया है ऐसा बता रहे हैं। जी जी जी। तो इन्होंने पहले उसका वो रिलीज डीड ऐसा नहीं बनाया था, कोई डॉक्यूमेंट उससे नहीं लिए थे, पब्लिक नोटिस नहीं दी थी। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर भी अवेयरनेस की, बेदारी की कमी है कि पहले से इन्होंने तमाम तर जो कानूनी पेपर थे वो क्यों नहीं तैयार किए थे। इस पर भी हम लगातार बात कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में, और चलिए बात करने की कोशिश करते हैं एक और कॉलर से। हेलो। 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 तो नाज़रीन, लगातार आपसे यही दरख्वास्त है, जब आप हमें कॉल करें, क्योंकि वक्त बेहद कीमती है, आपकी कॉल ज़ाय ना हो, तो आप टीवी की आवाज़ बंद करके ही हमसे बात करें। चलिए बात करने की कोशिश करेंगे एक और कॉलर से। हेलो। 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 हेलो मैम। हेलो मैडम। जी, टीवी की आवाज़ बंद करके आप हमें कॉल कर सकती हैं। आप अपना सवाल करिए। हेलो। हेलो। सवाल करिए। हाँ, मेरी बेटी मर के 4 साल हो गए हैं, फांसी लगा के मर गई है, और उसके 2 बच्चे। और बांद्रा कोर्ट में भी मैंने उसके लिए केस डाली हूँ। अभी इधर आरसीएफ में भी, चेंबूर में रहती हूँ, उधर भी डाली हूँ, कुछ हो रहा नहीं है, और मैं चक्कर लगा रही हूँ। कितने अरसे पहले की ये बात है मैम? हाँ, कितना वक्त हुआ है इस बात को? 4 साल हो रहा है, 4 साल हो गए। बच्चे 2, एक बच्चा अभी 6 साल का है और एक बच्चा 9 साल का है। अभी 10वां लगने वाला है उसको भी, इसको भी 6वां लगने वाला है। मैं 4 साल से कोर्ट को फिर रही हूँ, बांद्रा कोर्ट में भी डाली हूँ, और ये अपना कुर्ला कोर्ट में भी केस चालू है। कुछ हो रहा है नहीं साहब, मैं फिरते जा रही हूँ। और ये 2 बच्चों का करना खर्चा दे रहा है। शादी से पहले एक हिंदू औरत के साथ में 2 बच्चे उसके है, हिंदू के। हम लोग को मालूम नहीं, यहाँ से शादी करके गया तो वो 2 बच्चों को लेके वो औरत आके बैठ गई दूसरे दिन शादी के। जब भी से मेरी बच्ची को मारता था, पीटा था, और वो ऐसा बहुत जुल्म कर रहा था, तो उसने फांसी लगा के मर गई है। अब ये 2 बच्चों का ना खर्चा दे रहा है और मैं फिर से जा रही हूँ। जी बिल्कुल, आप परेशान मत हो, वकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो ज़रूर इसका कुछ ना कुछ आपको कानूनी मशवरा देंगे। जी वकील साहब, ये एक नाज़रीन है, वो जानना चाहती हैं कि उनकी बेटी ने जो है वो ख़ुदकुशी कर ली थी, अब उसके बच्चों के लिए वो कुछ मेंटेनेंस चाहती हैं कि वो क्या करें।
तो इन्होंने बताया बांद्रा में कोई केस चल रहा है। किस चीज का केस चल रहा है? और कुर्ला में कोई केस चल रहा है। कौन सा केस फाइल किया है इन्होंने? हेलो, आपको वकील साहब की आवाज आ रही है मैम? जाके मर गई है। जी, उसके आदमी का मेरी बेटी का नाम सायरा बानो है और उसके आदमी का नाम सैयद सादिक है। नहीं नहीं, वकील साहब आपसे ये जानना चाहते हैं आपने केस कौन सा दायर किया? हाँ हाँ, वो बांद्रा कोर्ट में कौन सा केस चल रहा है आपका? बांद्रा में बच्चों के हक के लिए हाँ, बांद्रा कोर्ट एडवोकेट। हाँ, बांद्रा में फैमिली कोर्ट में आपने फाइल किया है। हाँ हाँ, और कुर्ला में क्या फाइल किया आपने? कुर्ला कोर्ट में कुर्ला में ये जो फांसी लगा के मर गई उसका आदमी देख रहा था, बहुत जुल्म कर रहा था, तो उसको वो मरने के दो तीन दिन बाद आया था, तो उसको फिर हाँ, तो उसको दो दिन इधर पोरी चौकी में रखे और उसके बाद में लेके गए। उसके बाद में जेल हुई, बोलते 2 महीने की। क्या जेल हुई क्या नहीं? हम लोग 5 तोला सोना दिए। सोना उसने कबूला कि हाँ मेरे को मेरी औरत 5 तोला सोना रायन रख के मुझे बाहर भेजी है और मेरे को ऑटो खरीद के दी थी मेरी औरत, बोल के उसने कबूला। मगर कि मेरे को ना अभी तक का ना ऑटो मिला, उसका 5 तोला सोना मिला, ना दहेज मिला, नहीं ना बच्चों को पलट के अभी तक का देखा नहीं। और मैं कुर्ला को वकील साहब बेसिकली ये बच्चों के खर्चे के लिए, बच्चों की परवरिश किस तरह से की जाए उसके ताल्लुक से ये ज्यादा परेशान है। इसके लिए क्या कुछ इनकी कानूनी रहनुमाई हो सकती है? मेंटेनेंस के लिए बच्चे लोग का क्लेम बनता है ना, तो बच्चे के लिए मेंटेनेंस कोर्ट से मांगा जा सकता है और कोर्ट सुनवाई के बाद इंटरिम ऑर्डर तो दे ही सकती है इनका खर्चा निकलने के बच्चों का, क्योंकि बाप की जिम्मेदारी है बच्चों का खर्चा देना जब तक वो बड़े नहीं हो जाते। जी, और इनकी ये भी शिकायत है कि इनका केस जो है वो आगे नहीं बढ़ रहा है, तो इस सिलसिले में तो ये जो वकील हैं उसी से ये राब्ता कर सकती हैं। उसी से करके कोर्ट को बोल के ये फास्ट हो सकता है, एक्सपेडाइट किया जा सकता है मैटर के। बहुत टाइम हो गया है। बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए, और वकील साहब आपके जवाब का भी बहुत शुक्रिया। चलिए बात करने की कोशिश करेंगे एक और कॉलर से। हेलो हेलो हेलो, बोलो। हाँ, आपने प्रोग्राम वकील साहब में कॉल किया है सर, आप अपना नाम बताइए। अपना नाम बताइए और क्या आप जानना चाहते हैं? हमारा नाम रहीम पटेल है जी। हाँ, हम माजी सैनिक हैं। हेलो, टीवी की आवाज बंद करके आप अपना सवाल करिए जल्दी से। हेलो, अपना सवाल करिए सर। तो बहुत माजरत चाहेंगे, इनकी कॉल भी हम नहीं ले सकते हैं। नाज़रीन, आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से ये टीवी की आवाज़ की वजह से या फिर किसी न किसी डिस्टर्बेंस की वजह से आपकी कॉल वकील साहब तक नहीं पहुंच पाती है। बराए मेहरबानी इस बात का ख़ास ख्याल रखें। चलिए बात करने की कोशिश करेंगे एक और कॉलर से। हेलो हेलो जी। जी, आपने प्रोग्राम वकील साहब में कॉल किया है, आप क्या जानना चाहेंगे? अपना सवाल करिए। जी, मैं खालिद श्रीनगर से बात कर रहा हूँ जी, शेख खालिद नाम है मेरा। जी बताइए। जी, हमारा ये जो देते हैं ना शॉप किराए पे देते हैं जी। तो किराया जो है वो एक बना है वो 75 का है। अब जो वालिद साहब ने वो किया था, वो वालिद साहब तो गुजर गए और जिनके साथ दुकानदार के साथ किया था वो भी गुजर गए रिसेंटली। तो उसमें कोई ये चारोजोई होनी चाहिए कि वो दुकान छोड़ ले रहे हैं। अब वो कोर्ट में चले गए, हमसे बात ही नहीं की, अभी 3 महीने भी नहीं हुए हमको डेथ हो जो किराएदार थे। डैडी को तो बहुत पहले के वालिद साहब की डेथ हो गई। अभी आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि मेरे 2 बच्चे हैं, वो अभी पढ़ लिख के वो अभी बेकार है यहाँ कश्मीर में, तो आपको पता ही है क्या हालत है। जी, आप चाहते क्या है वो बताइए। यही दुकान खाली कराने का कोई तरीका होना चाहिए, प्रोसीजर है, एज पर वोट चल रहा है, ये सालों से यही जो बैठा है वही बैठा है सदियों से।
जी हमारे साथ वकील साहब मौजूद हैं। वकील साहब भी अगर आपसे कुछ पूछना चाहें तो आप उनके सवाल के जवाब। जी वकील साहब, एक दुकान की बात ये कर रहे हैं, ये अब उसको खाली करवाना चाहते हैं। इनके वालिद साहब के ज़माने से उसका जो किराया था वही चला आ रहा है, अब ये उसको खाली करवाना चाहते हैं। क्या कुछ ये कानूनी तौर पर कर सकते हैं? दोनों की डेथ हो गई है। जी जी बिल्कुल, आपकी बात वकील साहब तक हमने पहुंचा दी है, आप उनकी बात सुन लीजिए। वकील साहब, कोई दूसरा नया एग्रीमेंट किया है इंतकाल के बाद? नहीं, कुछ नहीं किया। इन्होंने बताया जो इनके वालिद साहब के जमाने से था वही चला आ रहा है। अभी भी रेंट इनको मिल ही रहा है। रेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कि रेंट भी नहीं मिल रहा है? रेंट भी नहीं मिल रहा है, ना ही वो दुकान खाली कर रहे हैं। हाँ, तो सिविल कोर्ट में फाइल करना पड़ेगा सूट इसके लिए। जी, सिविल कोर्ट में फाइल करके उसको वेकेट कराने का करना पड़ेगा। उसका सूट इससे फाइल होगा, सिविल सूट फाइल होगा इसमें खाली कराने के। जी बिल्कुल, एविक्शन का सूट फाइल। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। और चलिए बात करने की कोशिश करेंगे एक और कॉलर से। हेलो। हाँ जनाब, हाँ मैं श्रीनगर कश्मीर से बोल रहा हूँ मैडम। जी, आप अपना नाम बताइए और अपना सवाल करिए, वकील साहब मौजूद हैं। हाँ, मेरा नाम रियाज है। जी, श्रीनगर से बोल रहा हूँ मैडम। सवाल करिए। मुझे वकील साहब से इस बात का लेना था मशवरा। ये क्या बात है? बात ये है कि सिगरेट के पैकेट पर लिखा होता है तंबाकू का इस्तेमाल करना कैंसर की वजह, ठीक है जी, ये लिखा होता है और फोटो भी है इस पर, बहुत बुरा फोटो लगा हुआ था। आप सवाल करिए वरना आपकी कॉल जो है वो कट हो जाएगी। सवाल तो यही है ना, सवाल ये है कि इसमें आजकल निकलता है एक अंदर से एक लेबल, उस पर जी बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। तो नाज़रीन, अगर किसी अपने कानूनी मसले का हल आप जानना चाहते हैं तो आप यहां हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ वकील साहब भी मौजूद हैं। वकील साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से अभी लगातार हम प्रॉपर्टी के मामलों को सुन रहे हैं, जब हम कोई भी लेन देन करते हैं, ख़ास तौर पर अगर उसमें कैश कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, तो फिर उस वक्त हमें किन ख़ास बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्या कुछ कानून की तरफ से कहा गया है? किस तरह के पेपर्स का हमें ख्याल रखना चाहिए? जो भी ट्रांसैक्शन है, जैसे अगर कैश में होगा तो उसकी रिसीट होनी चाहिए, आपने क्या उसका एग्रीमेंट होना चाहिए कि आपने किस ताल्लुक से ये पैसे दिए हैं। कुछ ना कुछ एग्रीमेंट तो रहना चाहिए इस बात का, कैश लेन देन का। जी, अगर कैश लेन देन का कोई रिसीट नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो फिर वो माना नहीं जाएगा। फिर आप कुछ कर नहीं सकते उस बातों का। जी, तो कहीं ना कहीं हमारे जो तमाम शहरी हैं उनमें अभी भी आपको भी ये लगता है कि कानूनी मालूमात की बेहद कमी है। आज भी वो कानूनी तौर पर कोई भी स्टेप उठाने से या इवन वकील तक जाने में आज भी थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, डरते हैं। हेलो हेलो जी वकील साहब, आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं कि किस तरह की बेदारी की ज़रूरत है हमारे तमाम जो देखने वाले हैं उन नाजरीन तक, क्योंकि कानून ने उन्हें बहुत सारी आसानियां फराहम की हैं। किस तरह की बेदारी की उन्हें ज़रूरत है ताकि किसी तरह की उन्हें दिक्कतों का सामना ना करना पड़े? जैसे अभी कोई प्रॉपर्टी अगर कोई ले रहा है तो सब उसकी छानबीन करके, सब बराबर से देख के, डॉक्यूमेंट्स देख के, टाइटल देख के, उसमें कितने लीगल एज है, क्या है, वो सब देखने के बाद ही ये सब जो पैसे का लेन देन रहता है उस पर फिर फाइनल वो करे। अगर कहीं भी प्रॉपर्टी का कुछ भी थोड़ा सा भी अगर लीगल एयर का अगर कोई बच जाता है या टाइटल क्लियर नहीं है तो कानूनी कार्रवाई में आप फंस सकते हो। आपको फिर केस लड़ना पड़ेगा जो चलेगा, फिर जो फैसला आएगा फिर कोर्ट का, फिर उसके ऊपर रहता है। तो ये सब चीज़ का ध्यान पहले रखना चाहिए। कोई भी अगर आप सामान भी ले रहे हो या कुछ चीज़ ले रहे हो कहीं भी, तो देखभाल के लीजिए। कैश ट्रांजैक्शन थोड़ा अवॉइड। बिल्कुल आपसे लगातार हम कानूनी मालूमात जो है अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। चलिए बात करने की कोशिश करेंगे अपने एक और कॉलर से। हेलो 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 सर, अपना सवाल करिए। प्रोग्राम वकील साहब ने मैम, मेरा सवाल ये है, मेरे चाचा के लड़के की अभी 1 महीना पहले शादी हुई थी।
अब मैडम जो वाइफ है, उनकी जो वाइफ है वो डिवोर्स मांग रही है, लेकिन डिवोर्स के साथ साथ या तो एक बहुत अच्छी खासी रकम मांग रही है या प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा। प्रॉपर्टी नाम बताइए अपना, कहाँ से कॉल किया ये भी जरूर बताइए। जी, यूपी। नाम बताइए। मोहम्मद जीशान नाम है। जी, तो जिनके बारे में आप जिनके ताल्लुक से जानना चाह रहे हैं। जी जी जी, वो चाचा के लड़के हैं, उसमें डिवोर्स मांग रहे हैं, या तो प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा या अच्छी खासी रकम। और मैडम केस ये बोल रहे हैं कि या तो केस कर देंगे सेक्सुअल सेटिस्फिकेशन के लिए। ये पूछना था, इसमें क्या करना चाहिए? जी वकील साहब। हेलो वकील साहब, ये एक हमारे नाज़रीन है जो कि जानना चाहते हैं, अभी कुछ अर्सा पहले शादी हुई थी, अब लड़की वालों की तरफ से डिवोर्स का मुतालबा किया जा रहा है और कुछ रकम भी मांगी जा रही है, तो ये इस सिलसिले में क्या कर सकते हैं? नहीं, लेकिन डिवोर्स किस वजह से मांग रही है? क्या वजह क्या है डिवोर्स की? आपसी झगड़े इन्होंने बताया है। तो अगर अपनी मर्जी से मांग रही है तो खुलानामा होगा। लेकिन वो अच्छी खुलानामा हो। जी जी, इनके मुताबिक कि वो कुछ रकम भी मांग रही हैं। हाँ, तो रकम के ऊपर वो थोड़ा वो कर सकते हैं, बैठ के बातचीत करेंगे तो मसला हल हो जाएगा ना। ये कोर्ट में मामला जाएगा तो फिर वो मेंटेनेंस और फिर एलिमनी, ये सब चीज़ की बात आएगी। तो इससे बेहतर है कि बैठ के आपसी फैमिली मेंबर्स को इन्वॉल्व करके, रिश्तेदारों को इन्वॉल्व करके इसको मसले को थोड़ा, जो भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे पैसे बनते हैं वो दे के, क्योंकि उनकी भी लाइफ है, उनको भी आगे जीना है, तो वो सब का ख्याल रखते हुए फैसला वो करे तो बेहतर होगा, ना कि कोर्ट जाए। जी, बहुत शुक्रिया इस सवाल का जवाब देने के लिए। तो नाज़रीन, लगातार प्रोग्राम वकील साहब जारी है, फिलहाल यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो प्रोग्राम वकील साहब में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बॉम्बे हाई कोर्ट से एडवोकेट आसिफ नकवी साहब। हमारे प्रोग्राम का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, आप हमें कॉल कर सकते हैं। जब आप हमें कॉल करें टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दें, वरना आपकी कॉल जो है वो कट हो जाएगी। चलिए बात करने की कोशिश करेंगे अपने अगले कॉलर से। हेलो 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 हेलो, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप थोड़ा तेज़ अपनी बात यहाँ पर रखिए, अपना नाम बताइए, कहाँ से कॉल किया, सवाल करिए। मैं नासिक से बोल रहा हूँ, फारूक हाजी, जी महाराष्ट्र। जी जी, सवाल करिए। हेलो, सवाल करिए सर। सवाल ऐसा, मेरी दुकान है भाड़े की, तो 10-15 साल से दुकान मालक भाड़ा लेता नहीं, तो क्या करने होना मैंने अभी? आप चाहते क्या हैं इसमें? हेलो हेलो, सवाल क्या है आपका, वो करिए। दुकान लेना भाड़े की, तो ये मालक भाड़ा ले रहा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए, बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। तो नाज़रीन, जब आप हमें कॉल करें, आप क्या पूछना चाहते हैं वो ज़रूर एक छोटा सा, अगर वो सवाल आप अपने दिमाग में ही फ्रेम कर लेंगे तो यहाँ पर आपकी कॉल इस तरह से कट नहीं होगी। प्रोग्राम का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे और वकील साहब से हम जानना चाहेंगे, सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हम बात कर रहे थे पॉक्सो एक्ट की, इसमें ख़ास तौर पर क्या बच्चों के मेडिकल ट्रीटमेंट या फिर उनके रिहेबिलिटेशन के लिए भी कुछ खास तौर पर कहा गया है, कुछ खास नुमाइंदगी? तो नाज़रीन, वकील साहब से भी हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद उनसे हमारा सिग्नल जो है, हमारा राब्ता वो मुनक़ते हो गया है। वकील साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आवाज़ आ रही है। जी, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि हम पॉक्सो एक्ट के बारे में बात कर रहे थे, तो इसमें बच्चों के लिए उनके मेडिकल ट्रीटमेंट या फिर रिहेबिलिटेशन के लिए क्या कुछ खास कहा गया है? इसमें रिहेबिलिटेशन के लिए भी है, एनजीओज बहुत सारे जो है, और इनको कॉम्पनसेशन भी दिया गया है बच्चों को, जो ऐसे मतलब अगर ऐसे मामले आते हैं तो कॉम्पनसेशन भी स्टेट प्रोवाइड करती है इनको। जी, मेडिकल फैसिलिटीज़ है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी गई है जो भी ऐसे मामले आते हैं, तो खास तौर से ध्यान रखा गया है बच्चों के इसके ऊपर, मतलब शुरू से लेके आखिर तक। अगर कुछ ऐसा कोई विक्टिम रहेगा, बच्चा कोई रहेगा, तो सारी चीज़ मुहैया कराती है स्टेट। चलिए बात करने की कोशिश करेंगे अपने अगले कॉलर से। हेलो
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना नाम बताइए, कहाँ से कॉल किया, सवाल करिए। नाम मेरा वाजिद है, मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ जी, हेलो। सवाल करिए सर। हाँ, तो सवाल ये है कि अगर पुलिस स्टेशन में पीएस का सिविल केस है तो इंडिया से बाहर जा सकते? वकील साहब ये जानना चाहते हैं कि अगर कोई केस किया है पुलिस स्टेशन में तो क्या ये अब्रॉड या कहीं बाहर जा सकते हैं? क्रिमिनल केस है, क्रिमिनल केस है, कोई क्रिमिनल केस फाइल हुआ है? लगता है उनकी कॉल जो है वो मुनक़ते हो गई है। तो अगर क्रिमिनल केस है तो उसके मामले में क्या करेंगे, और अगर किसी और तरह का केस है तो फिर क्या इनके लिए आगे का रास्ता? जैसे अभी क्रिमिनल केस हुआ, अगर बेल ली गई है, अगर उसमें ऐसी शर्तें हैं कि आप इंडिया छोड़ के नहीं जा सकते, तो आप बिना इजाज़त कोर्ट के आउट ऑफ इंडिया नहीं जा सकते। आपको परमिशन कोर्ट की लेनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा आपको किस सिलसिले में बाहर जाना है, कब तक आप वापस आएंगे। जी। और पासपोर्ट भी अगर रिन्यू करना रहता है तो आपको उसमें मेंशन करना पड़ता है कि क्रिमिनल केस है कि नहीं। तो क्रिमिनल केस रहेगा तो उसमें आपको बताना पड़ेगा, और परमिशन कोर्ट की चाहिए ज़्यादातर, अगर वो मांगते हैं रिन्यूअल के लिए भी, पासपोर्ट इशुएंस के लिए भी। जी बिल्कुल। और वकील साहब आपसे लगातार हम बात कर रहे हैं पॉक्सो एक्ट के ताल्लुक से, क्योंकि ये जानकारी अपने तमाम नाज़रीन तक पहुंचाना बेहद ज़रूरी है कि अगर किसी भी तरह का नाइंसाफ़ी बच्चे के साथ की गई है तो उस पर खामोश नहीं रहना है, बल्कि जो कानून है वो आपके साथ है। सर, आपसे जानना चाहेंगे इस मामले पे सबसे पहले जो है वो रिपोर्ट कहाँ की जा सकती है और किन ख़ास बातों का उसमें ध्यान रखना होगा? जैसे अगर अभी किसी के साथ हुआ है, किसी बच्चे के साथ ऐसा हुआ है, तो इमीडिएटली आपको पुलिस स्टेशन में, जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करना है कि ऐसा ऐसा हुआ है। अगर पुलिस स्टेशन नहीं लेती है तो एनजीओज़ की मदद ली जा सकती है कि एनजीओज़ ये सब चीज़ों में, बच्चों के मामलों में बहुत ज़्यादा वो रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, और एनजीओज़ इसको बच्चों को प्रोटेक्ट भी करते हैं, और वो अपर लेवल तक जाके, कमिश्नर तक लेवल तक जाके वो केस रजिस्टर करा सकते हैं जी। और ये सब केसेस में इमीडिएटली एफआईआर होती है, एक्शन तुरंत होता है ये सब जी। तो कानून मौजूद है, ज़रूरत है कि बस कानून की मदद लेने की, बेदारी की, और यही हमारे इस ख़ास प्रोग्राम का मकसद भी है। नाज़रीन, हमारा जो प्रोग्राम है वकील साहब, उसमें आप अपनी अगर आप कानूनी तौर पर कुछ मशवरा चाहते हैं, कुछ राय जानना चाहते हैं, किसी कानूनी मसले में आप कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, उसके ताल्लुक़ से कुछ पेशरफ्त चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे जो नंबर हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमारे साथ एक लीगल एक्सपर्ट भी मौजूद रहते हैं जो कि आपको कानूनी मशवरा दे सकते हैं। उनसे मशवरा लेने के बाद आप मकामी तौर पर अपने जो आपके वकील हैं, अपने इलाके के वकील हैं, उनसे ज़रूर रब्ता करें, और उसके बाद आप मामले को आगे बढ़ा सकते हैं। बात करने की कोशिश करते हैं एक और कॉलर से। हेलो हेलो, बोल सकता हूँ जी? जबलपुर से बोल रहा हूँ जी। अपना नाम बताइए सर और सवाल करिए। जी, मैं मोहम्मद शरीफ बोल रहा हूँ जी। मेरा सवाल ये है कि अगर किसी औरत के हस्बैंड एक्सपायर हो गए हैं, उसके ससुराल में ऐसा कोई जरिया नहीं है खाने खर्चे का, अब वो अपने मायके में रह रही है, मायके में उसके कुछ है रहने के लिए, तो क्या वो अपना एज ए हक, एज ए राइट मायके में हिस्सा उसको मिल सकता है, मकान में, खर्चे में, या कि वो कहाँ जाके ऐसा रास्ता निकाले ताकि उसका गुजर बसर हो सके? हस्बैंड एक्सपायर हो गए हैं, उनकी क्या कोई भाई बहन है, कोई और भाई बहन भी मौजूद है? हाँ, उसके भाई बहन है, और उनके पास वो माँ की कुछ सामान, 2-4 कमरे का मकान है, तो क्या उसमें हिस्सा उसको मिल सकता है? उनके वालिद साहब अभी हयात? वालिद नहीं है, वालिद नहीं, अच्छा, वालिद मदर भी नहीं है जी, सिर्फ मदर भी नहीं है। हाँ। मकान में 4-6 कमरे हैं, तो क्या उसको गुजारा के लिए मिल सकता है, या कि कहीं और वो लीगल एड पा सकती है क्या? बिल्कुल, वकील साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी आपसे शायद कुछ पूछना चाहेंगे। जी वकील साहब। जी।
हस्बैंड एक्सपायर हो गए इनके। जी, हस्बैंड जो हैं वो एक्सपायर हो गए हैं और वो अपने मायके से कुछ मदद चाहती हैं माली तौर पर। जायदाद या मकान में उनको क्या हिस्सा मिल सकता है उनके आगे की ज़िंदगी गुजारने के लिए? मिल सकता है, अगर शेयर अगर होगा उसमें, अगर जो प्रॉपर्टीज होगी उसमें राइट्स तो बनेंगे मतलब उसमें, लेकिन उसके लिए कोर्ट जाना पड़ेगा, उसमें क्लेम करना पड़ेगा, तब जाके कुछ होगा। या भाई बहन ऐसे ही दे दे तो बात अलग है उसकी, जी रहने के लिए या जो भी है, या प्रॉपर्टी में हिस्सा आपसी रजामंदी से दे दे तो बात अलग। जी बिल्कुल। लेकिन हस्बैंड की तरफ से भी उनको शेयर उनकी प्रॉपर्टीज में भी बनता है, तो उधर से मदद मिल सकती है। ये कह रहे हैं कि ससुराल की तरफ से इनको कोई मदद नहीं मिल सकती है, वहाँ पर माली हालत उतने बेहतर नहीं है, इसलिए ये मायके से ही मदद चाहती है। हाँ, तो मिल सकती है अगर शेयर बनता है उनका, जो भी प्रॉपर्टीज में जो अब्बा के है अम्मा के नाम पे है, वो उस पर क्लेम कर सकती है। जी, और वकील साहब आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, लगातार हम देख रहे हैं कि इस तरह के जो ख़ानदानी मसले हैं वो कहीं ना कहीं आज भी हमारे समाज में मौजूद हैं। ऐसे में फैमिली कोर्ट का कितना अहम रोल? फैमिली कोर्ट का जैसे ही मामला कोर्ट में जाता है, पहले मीडिएशन के लिए मामला जाता है। पहले ये कोशिश रहती है कि घरेलू मामला है, इसको सेटल कर दिया जाए मीडिएशन में ही। दोनों साइड को समझाया जाता है कि भाई आपसी रजामंदी से इसको जैसा होता है वैसा जो शेयर जिसका बनता है आप दे दो। तो थोड़ा ये है कि लोगों को समझना चाहिए, ये कोर्ट तक ना जाए, उससे पहले ही जो है समझ बूझ के दे दे तो बेहतर होता है, वरना कोर्ट का रास्ता फिर। जी वकील साहब, तो बहुत अहम और जो मालूमाती जानकारी है वो आज आपने हमारे तमाम नाज़रीन तक दी है। हम पूरी न्यूज़ 18 उर्दू की टीम की तरफ से आपका अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो नाज़रीन, प्रोग्राम वकील साहब में आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।